देखिए को रिलेशनल रिलेशन, इस तरीके इसके नाम के अंदर ही छिपा हुआ है, मतलब कि रिलेशन। जैसे रिलेशनशिप होती है ना, एक दूसरे का संबंध, कि हम कितनी दूर तक कोई हमारे विचार किसके साथ मिलते हैं, कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। जो अच्छे दोस्त हैं वो पॉजिटिव रिलेशन है, जो दुश्मन है वो नेगेटिव को रिलेशन है उनका, है ना। एक तरीके से जो उसका साथ दे, दोनों साथ साथ चल रहे हैं पॉजिटिव, और दोनों अपोजिट जा रहे हैं तो नेगेटिव। इस चीज में हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि हमें रिजल्ट नहीं देखना, क्योंकि अक्सर गलती यहीं पर होती है। हम रिजल्ट देखते हैं और उसकी वजह से हम वहां पे पॉजिटिव नेगेटिव सोचने लग जाते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव हमें रिजल्ट देखकर नहीं लगाना, यहाँ पर हमें जो उन दोनों को देखना है कि दोनों पद बढ़ रहे हैं या दोनों एक दूसरे के विपरीत जा रहे हैं, उसके आधार पे पॉजिटिव नेगेटिव लगाना है। कि ओनली रिलेशन देखना हमें, उसके आगे का अपना दिमाग यूज नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं एरो ऊपर करके लगाता हूं तो इसका मतलब होगा बढ़ाना, अगर मैं एरो नीचे करता हूं उसका मतलब कम होना। ठीक है, ये आप दोनों सोच लेंगे। तो आप सभी को पता है, हमने दो वेरिएबल ले लिया, कपालभाति ले लिया और बीपी ले लिया। हमने कपालभाति और हाई बीपी के ऊपर हम अपना रिसर्च कर रहे हैं, और ये होगा हमारा। ठीक है, इसमें हम रिलेशन चेक करेंगे इन दोनों को। तो हमें पता है कि जब हम कपालभाति तेज करेंगे, कपालभाति की स्पीड बढ़ा देंगे, तो हमारा बीपी भी बढ़ जाएगा। तो दोनों बढ़ रहे हैं ना, दोनों बढ़ रहे हैं, इसका मतलब पॉजिटिव कोरिलेशन है। इसी चीज को समझना है हमें। आगे रिजल्ट क्या हो रहा है, हमें नुकसान हो रहा है वो नहीं देखना, बस हमें दोनों को देखना है कि दोनों बढ़ रहे हैं, दोनों कम हो रहे हैं, दोनों अपोजिट जा रहे हैं। हमें इस चीज को देखना है, और ये देख लेंगे तो आपको ये आ जाएगा। और यहाँ से क्वेश्चन कई बार आ चुका है पेपर में। देखिए और एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। अन, अनुलोम विलोम प्राणायाम, मैंने एरो ऊपर बना दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ, अनुलोम विलोम की मात्रा हमने बढ़ा दी, 5 मिनट कर रहे थे 10 मिनट कर रहे हैं 15 मिनट कर रहे हैं। एरो बढ़ने का मतलब ये है कि उसका हमने लिमिट बढ़ा दिया। और आप मुझे माइक खोल के बताएंगे, जब अनुलोम विलोम बढ़ाएंगे तो बीपी के ऊपर क्या असर पड़ेगा। कम होगा। बीपी स्लो हो बीपी जाएगा, बीपी डाउन हो कम हो जाएगा। जाएगा, ठीक है ना। यानी कि बीपी एरो नीचे होगी। अब दोनों की एरो, सॉरी पेन ज्यादा चल रहा है अपने आप ही, थोड़ा सॉरी। तो देखो दोनों की, हमें रिजल्ट नहीं देखना, रिजल्ट अच्छा आ रहा है वो अच्छी बात है, हमें रिजल्ट नहीं देखना, हमें सिर्फ इनका रिलेशन देखना है। अनुलोम विलोम बढ़ रहा है और बीपी कम हो रहा है, दोनों का अपोजिट रिलेशन है, तो इसको बोलेंगे नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, एक हम इसका बारिश का ले लेते हैं। जैसे कि बारिश है, कि सूखा पड़ने से फसल खराब होती है ना। और अगर पानी अच्छा मिलेगा तो गेहूं धान दालें अच्छी उगेंगे, क्योंकि उनको पानी चाहिए होता है। अब बारिश बढ़ेगी तो क्या होगा, फील्ड यानी कि खेत है, जो फसल है वो हमारी अच्छी होगी। तो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो दोनों का जो रिलेशन है वो क्या आएगा, पॉजिटिव कोरिलेशन। ओके, अब मैं थोड़ा और डीप पढ़ाता हूँ आपको इन चीजों को। एक बार और बताना राहुल जी, ये बारिश वाला। देखिए हमें वो नहीं देखना है कि बहुत ज्यादा ओवर बारिश आ रही है, बाढ़ आ गई है, हमें उस चीज को नहीं देखना, हमें सामान्य देखना है। सामान्य रूप से जब बारिश आती है, तो बारिश आती है तो क्या होता है, फसल अच्छी होती है, हमें उस रिलेशन को यहाँ पे देखना है। लेकिन अगर यहाँ पे, अगर कंडीशन यहाँ पे बाढ़ की आ जाए कि बाढ़ आ गई, बाढ़ और फसल दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, वो नेगेटिव कोरिलेशन हो जाएगा, ये भी देख लेना। यहाँ पे सामान्य बारिश की हो रही है, तो सामान्य बारिश जब आएगी तो फसल भी सामान्यतः अच्छी होएगी, तो दोनों बढ़ रहे हैं, इसका मतलब दोनों के अंदर पॉजिटिव कोरिलेशन है। क्लियर। ऐसे दुनिया हाँ भर जी। के एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे चलो मैं एक आप लोगों को टास्क दे देता हूँ अभी। हम बोल देते हैं कि यहाँ पे मैंने लिख दिया वर्क, हार्ड वर्क।
ठीक है। यहाँ पे आप समझो कि आप योगा का टाइम लिखो, सॉरी, ठीक है, ये लिखो योगा, ठीक है, वाई ओ। आप लोग मैसेज में आंसर देना मुझे, ठीक है। योगा करेंगे, और योगा, और आपको बताना है हेल्थ का, एच एच कर रहा है हेल्थ को। तो इन दोनों का बताओ कौन सा कोरिलेशन है, मैसेज करके बताओ मुझे, योगा और हेल्थ में क्या रिलेशन है। पॉजिटिव। हाँ मयंक जी, क्यों पॉजिटिव हुआ ये भी बताओ। सर हम योगा अच्छे से करेंगे, मतलब योगा इंक्रीज करेंगे तो हमारा हेल्थ भी इंक्रीज होगा सर, इसलिए पॉजिटिव है। वेरी गुड। अगर मैं यहाँ पे योगा और यहाँ पे मैं डिजीज लिख दूं, अब मैं बोलूं योगा तो और नेगेटिव है सर, सब बीमारियों के नेगेटिव। बीच में, मैसेज करो मैसेज करो, योगा और बीमारी के बीच में क्या कोरिलेशन है, अब मुझे बताना मैसेज करके। जिसको बोलूं वो माइक खोल के बताएंगे मुझे। हाँ जी पूजा देवी जी, माइक खोल के मुझे बताएं, दोनों में क्या रिलेशन है और क्यों है ये भी बताएंगे। सर जब हम योग करते हैं तो फिर बीमारी कम होती है। इट मीन्स कि योग का हम टाइम अगर बढ़ाते हैं, एक्सटेंड करते हैं, तो बीमारी लॉस होगी, वो कम होगी, खत्म होगी। तो इसका नेगेटिव रिलेशन बनेगा। वेरी गुड। हमें ये नहीं देखना है कि अच्छा हो रहा है, अच्छा तो हो रहा है, लेकिन वो पॉजिटिव, वो अलग पॉजिटिव होता है। यहाँ पे हम ओनली रिलेशन देख रहे हैं, तो नेगेटिव को रिलेशन होगा दोनों के बीच में। क्लियर हुआ होगा सभी को। क्योंकि गलती यहाँ पे लोग क्या करते हैं, गलती रिजल्ट देख के हो जाती है गलती, कि भैया बीमारियां तो कम हो रही है, इसका मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब यहाँ पे हमें रिजल्ट नहीं देखना, इस चीज को ध्यान रखना सभी। इसमें ये टर्म एक भी ये यूज कर भी सकते हैं ना, हम्म, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे हाँ ये भी पॉजिटिव है। यूज कर सकते हो भैया आप केमिस्ट्री पढ़ी होगी आपने, इसलिए आप ऐसे बोल रहे हो। लेकिन सभी ने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है, इसलिए हम वो लैंग्वेज नहीं यूज करते, है ना। आगे हम बढ़ते हैं कि सह समय, यानी कि अब ये भी देखना, ये ज्यादा डिटेल में लिया मैंने मैंने मेन मेन पॉइंट लिया है। आपने एमए में पढ़ा होगा वहां पे, ये कि कम ज्यादा होता है कि 10 20 15 20 50 75 80 90, ये अलग अलग पैमाने हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ जीरो लिया है और +1 लिखा है और -1 लिया है। हमने सिर्फ ये लिया है कि जो पॉजिटिव कोरिलेशन होगा वो 0 से लेके +1 तक होगा, और जो नेगेटिव होगा वो 0 से लेके -1 तक होगा। अब आप मुझे, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन एक पेपर में आया भी था। आपको ये बताना है कि इन दोनों में से सबसे बड़ा कौन है, ठीक है। मैंने 2 वर्ड आपके सामने लिखे हैं, और अब आप मुझे बताएं इन दोनों वर्ड में से बड़ा कौन है। ये है -93। मैसेज करें ताकि सब लोगों का मुझे रिव्यू मिल सके। -93 और +90, इन दोनों में एज ए रिलेशन बड़ा कौन है। रिलेशन पूछा मैंने, ध्यान रखेंगे सभी। +90 +90। मीनाक्षी जी मुझे माइक खोल के बताएं। यस सर, इसमें नंबरिंग के बेस पे देखेंगे तो 93 बड़ा, बट रिलेशन में मतलब वो पॉजिटिव ही पूछ रहा है, तो इसमें हमें क्या देखना है, जब पॉजिटिव वे पे जाता है तो पॉजिटिव 90 इसमें बड़ा होगा, इसलिए रिलेशन बेस पे पॉजिटिव 90 बड़ा होगा। सबका आंसर गलत है, सर अभी एक तक मैं किसी का भी एक्सप्लेन करूं, आंसर मैं नहीं आया। मैं बताओ एक्सप्लेन कुंदन करूं। जी, बताओ, समझ गए होंगे आप, इसीलिए मैंने क्वेश्चन जान के पूछा आपसे। आप हमें को बताओ। लगा वैसे, इसमें आपने 2 लिया, -93 लिया ना, हम्म, तो एक्चुअली जीरो से इसका बेस 0 होगा। जीरो से अगर हम पीछे की तरफ बढ़ेंगे ना, तो 93 जो होगा एक्चुअली ज्यादा, क्योंकि हमने वेरी काउंट अगर करते हैं ना 0 से लेके 93, तो 93 तक गया। लेकिन हम 0 से 90 गए तो 90 ही गए। तो अगर आप देखो ग्राफ बिल्कुल। ग्राफ बनाएंगे तो इस स्पष्ट पता चल जाएगा, पॉजिटिव ग्राफ, नेगेटिव ग्राफ, है ना, हॉरिजॉन्टली आप देखेंगे तो। हाँ देखो, फिर आप लोगों ने, मैंने वो बोल रहा था ना आप लोग गलती करोगे, आपने सभी लोगों ने वही गलती किया। आप लोगों ने रिजल्ट देखा, रिलेशन नहीं देखा। मैं बार बार क्या कह रहा हूं, हमने सिर्फ रिलेशन देखना है, रिजल्ट नहीं देखना। आगे गलती मत करना, रिलेशन देखना है, तो रिलेशन में 93 बड़ा है, वो चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वैल्यू नहीं रखता, बड़ा है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आ चुके हैं, इसलिए मैंने पूछा आप लोगों से।
ठीक है, अब दोबारा गलती नहीं होना चाहिए आप लोगों का ये। सर इसको एक बार और बताइएगा आप। बताता हूँ, मैं नए मेथड से बताता हूँ। चलो आपको मैं पिक्चर से समझाते हैं, पिक्चर भी जी बाकी सर। है मेरे दोस्त। ये पिक्चर आपके सामने खुली हुई है, ओके, ये लो जी। चलो मैं दूसरा चार्ट बनाऊं क्या? रुको मैं दूसरा चार्ट बनाता हूँ आपके लिए, यहीं पे बनाता हूँ क्लियर करके। व्हाइट कहाँ है? यहाँ पे बनाता हूँ। एक एग्जांपल दूं ये सर इसका ग्राफ मैं? हो गया, ये ग्राफ हो गया, ठीक है, एक्स वाई एक्स का ये ग्राफ हो गया, ठीक है। ये पॉइंट है 0 का, ठीक है। हमने ये देख लिया, हम यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। सॉरी ये पेन अपने आप चल रहा है, उठ नहीं रहा, आप इसको थोड़ा इग्नोर करें। अब ये नेगेटिव वाला इस तरफ हो गया, ठीक है। मान लेते हैं कि नेगेटिव वाला ये क्या हो गया, 1 2 3 4, ये 4 हो गया और यहाँ पे 5 हो गया, यानी कि -5 हो गया, ठीक है। क्लियर? इतना तो आता होगा ग्राफ, या इतना भी नहीं आता आपको? और ये 0 हमने सेंटर पॉइंट ये लिया 0, ठीक है। अब इससे पॉजिटिव कितना है, 1 2 3, ये हो गया +3। अब हमें देखना है, आप ये बताओ कि कोई पर्सन यहाँ पे है, चलो आपने डायरेक्शन पढ़ी होगी। अब जिसका क्वेश्चन था ये, जिसने कहा था दोबारा बताओ, वो मुझे माइक खोल के बताएं। ये आप समझो कि 3 किलोमीटर है ये, और वो 5 किलोमीटर है ये, ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे कि कोई पर्सन जो है कि 0 से लेके पॉजिटिव की डायरेक्शन की तरफ जाएगा तो उसको कितनी दूर चलना पड़ेगा? 3 किलोमीटर। अच्छा, और दूसरी डायरेक्शन में जाएगा तो उसको कितनी दूर चलना पड़ेगा? सर यही 3 किलोमीटर से कि वहीं 0 से जोड़ना है? 0 से जाएगा ना, 0 से ठीक है सर, तो -5, 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। यहाँ पे माइनस नहीं बोलोगे, यहाँ पे आप कहोगे ना 5 बोलोगे ना, -5 थोड़ी बोलोगे, 5 मतलब बोलोगे ना। 5 वापिस जा रहा है तो मैं बोला सर अब माइनस। हमें यही देखना है कि कौन सा ज्यादा चला, तो ज्यादा चला तो 5 किलोमीटर चला ना ज्यादा। यही मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, हमें साइन नहीं देखना माइनस प्लस का, हमें ये देखना है कि वैल्यू कौन सी बड़ी है। क्लियर? मैग्नीट्यूड लेंगे उसका, उसका ना मैग्नीट्यूड लेंगे सिर्फ। मैग्नीट्यूड ले लेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि कोरिलेशन को 2 भागों में डिवाइड किया गया। ये मैंने थोड़ा सा डीप पढ़ा रहा हूँ आपको, लेकिन मुझे लगा पढ़ाना चाहिए इसलिए मैंने ले लिया थोड़ा डीप टॉपिक। वैसे जो बताया हूँ उतने में काम हो गया आपका पेपर का, लेकिन ये भी मैं पढ़ा देता हूँ आपको कि कोरिलेशन को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक तो बोलते हैं क्वालिटी कोरिलेशन मेथड, और दूसरे को बोलते हैं रिजल्ट ओरिएंटेड कोरिलेशन मेथड, यानी कि गुणों के आधार पे और एज ए रिजल्ट, रिजल्ट के ओरिएंटेड, परिणाम के आधार पे हमें कोरिलेशन बताना है। जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, ये पॉजिटिव नेगेटिव वाला दिया था, ये रिजल्ट वाले का एग्जांपल दिया था। अब हम ये सारे वाले एग्जांपल मैं आपको अभी पढ़ा देता हूँ। क्वालिटी के गुणात्मक के 2 हैं, लीनियर कोरिलेशन एंड कर्व कोरिलेशन। लीनियर एंड कर्व। लीनियर का मतलब होता है कि लाइन में, सिंपल सी एक लाइन हो, ऊपर हो या नीचे हो, टेढ़ी हो मेढ़ी हो, कैसे भी हो, एक लाइन में हो। जैसे कि हाइट और एज का कोरिलेशन होगा। जैसे कि ग्राफ बना दिया मैंने, तो अरे यार क्या हो रहा है, अपने आप चल रहा है पेन, ये सॉरी, क्या हो रहा है, दोबारा बना रहा हूँ, ठीक है। ये ग्राफ है, ऊपर ये जो है हमारी हाइट है, ऊपर वाला जो वाई एक्सिस है ये हाइट को रिप्रेजेंट करता है, और नीचे जो एक्स एक्सिस है ये हमारा एज को रिप्रेजेंट करता है। और हम यहाँ पे हम ले रहे हैं कि हमारी 5 साल से लेकर के हम 20 साल तक लेते हैं, क्योंकि सबसे हाइट जो है इसी एज में बढ़ती है, ठीक है। तो 5 साल, जैसे जैसे एज बढ़ेगी हाइट आपकी बढ़ेगी, समझ पा रहे हो? 20 साल तक आपकी हाइट बढ़ेगी। तो ये एक लाइन ड्रॉ हो गई, इसको बोलेंगे लीनियर कोरिलेशन। एक लाइन बना देना, रेखीय रेखा बन जाना। नीचे मैंने ले भी रखा है, ये रहा, देख लीजिए, यानी कि एक सरल रेखा बन जाना, ठीक है। ये हाइट है, ये एज है। अब यहां तक 20 साल तक तो हमने माना कि बढ़ गया। अब 20 साल के बाद में आवाज ब्रेक हो रही है, उसके बाद देख लीजिएगा। लगभग
हेलो हेलो, सभी को ब्रेक हो रही है क्या आवाज? मुझे अभी बताएं ठीक, दोबारा से एक बार। अभी ठीक हो अभी गया। ओके, ठीक है थैंक यू। सर। ठीक है, हमें अभी हमने इतना मैंने बताया आपको। ये सिंपल एक लाइन बन रही है, इसको बोलेंगे लीनियर कोरिलेशन। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल मैं दे देता हूँ। यहाँ पे मैंने बारिश का एग्जांपल ले लिया। कर्व, बारिश, एक तरफ बारिश है और दूसरी तरफ महीना है। मान लें कि जनवरी के महीने में बारिश कम होती है, मार्च में, सॉरी पेन ज्यादा चल के, सॉरी, बारिश बढ़ गई। और इस तरीके से बारिश का ग्राफ अप डाउन होता रहता है, क्योंकि हर महीने में कभी बारिश आ जाती है। सितंबर के महीने में सबसे पीक पे होता है ये ग्राफ। तो ये कर्व बन रहा है, तो इसको हम बोलेंगे कर्व रिलेशन है। जो कर्व बने उसको कर्व रिलेशन। पेपर में कैसे पूछा जाएगा क्वेश्चन? पेपर में बारिश, मंथ ऐसे पूछ लेगा सीधा का। हाइट, एज पूछ सकता है, स्टडी का पूछ सकता है, ग्राफ, स्टडी एंड रिजल्ट, इस तरीके से। तो स्टडी एंड रिजल्ट का ग्राफ सीधा जाएगा हमारा इसका जो पहले कौन सा था, लीनियर कोरिलेशन जाएगा, क्योंकि जितना हम स्टडी करेंगे उतना हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा। तो जितनी स्टडी करो रिजल्ट और बेटर होता जाएगा। ठीक है, तो ये लीनियर कोरिलेशन होगा। क्लियर? पॉजिटिव कोरिलेशन जो मैंने अभी पढ़ाया था कि कपालभाति और हाई बीपी का, यहाँ पे भी मैंने वही लिया है। देखिए ऊपर वाई एक्सिस पे मैंने शो किया है हाई बीपी को, ब्लड प्रेशर को शो कर दिया मैंने, ठीक है, वाई एक्सिस पे। और एक्स एक्सिस पे मैंने कपालभाति को कि 1 मिनट में कितने स्ट्रोक हम करते हैं उसको हमने यहाँ पे कर दिया। पहले हमने लिया कि 1 मिनट में हम 30 टाइम्स कपालभाति को एक्सहेलेशन करते हैं। दूसरा मैंने ले लिया 50 टाइम्स करते हैं, ये 80 है। थर्ड मैंने ले लिया कि 80 टाइम्स करते हैं। और फोर्थ मैंने ले लिया कि 1 मिनट में हम 100 टाइम्स एक्सहेलेशन करते हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि देखो 30 टाइम्स किया तो हमारा बीपी लगभग 120 था। ये वैल्यू मैंने अपने मन से लिया है, कोई मैंने स्टैंडिंग में मेजर नहीं लिया है, मैंने जो उचित लगा समझाने के दृष्टिकोण से मैं बता रहा हूँ सिर्फ आपको। 50 बार हमने जब रेट बढ़ाया यानी कि, तो हमने नोटिस किया कि हमारा बीपी भी बढ़ गया। और फिर हमने देखा कि 80 टाइम जब हमने करना शुरू किया 1 मिनट में, बीपी और ज्यादा बढ़ गया। फिर हमने देखा कि जब हमने 100 टाइम्स किया तो बीपी और बढ़ गया। तो मतलब कि पॉजिटिव हो रहा है कि कपालभाति बढ़ाने से बीपी भी बढ़ता जा रहा है। तो दोनों के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है। क्लियर सभी को? हमें सिर्फ रिजल्ट रिलेशन चेक करना है, रिजल्ट को नहीं देखना। अब से नेगेटिव कोरिलेशन को हम पढ़ते हैं। नेगेटिव में जैसे हमने अनुलोम विलोम का लिया था, देखिए यहाँ पे मैंने अनुलोम विलोम मेंशन कर दिया नीचे एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे मैंने बीपी को मेंशन कर दिया। हमने देखा कि वो पर्सन जो स्टार्टिंग में जो कर रहा था उसका 160 बीपी है और वो 5 मिनट तक अनुलोम विलोम करता है। जब हमने उसका अनुलोम विलोम 10 मिनट कराना शुरू किया तो हमने देखा कि उसका बीपी कम हो गया। फिर हमने देखा कि जब हमने 15 मिनट कराया उसका बीपी और कम हो गया, उसका बीपी कम होता जा रहा है। तो यहाँ तक कम देखेंगे, इससे आगे हम नहीं देख रहे। तो मतलब कि अनुलोम विलोम जब हम बढ़ा रहे हैं तो हमारा बीपी कम हो रहा है। तो बताओ जल्दी से दोनों का कौन सा कोरिलेशन हुआ? माइनस। माइनस को नेगेटिव। नेगेटिव कोरिलेशन कहेंगे कि नेगेटिव कोरिलेशन हुआ। क्लियर हुआ होगा? ग्राफ से तो समझ आ गया होगा सबको। जी सर, सर बिल्कुल। अब एक होता है नल कोरिलेशन। नल का मतलब कुछ नहीं फर्क पड़ना। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया कि नल का मैंने एग्जांपल यहाँ पे ले लिया, एज का ले लिया और हाइट का ले लिया। ठीक है, एज जो है 25 साल के बाद में हाइट नहीं बढ़ती है, ना कम होती है ना बढ़ती है। वो अलग है कि कोई डिसऑर्डर होता है तो बात अलग है। मैंने ले लिया कि 25 साल में जो है उस किसी व्यक्ति की हाइट 4 फीट की है, 30 साल में भी उसकी हाइट 4 फीट की ही रहेगी, 40 साल में भी उसकी हाइट 4 फीट की ही रहेगी, 45 में भी उसकी 4 फीट की। देखो यानी कि ग्राफिक लीनियर में है, बिल्कुल एक सामने पैरेलल जा रहा है, ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है। यानी कि एज तो बढ़ रही है लेकिन हाइट के ऊपर नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं आ रहा हाइट के ऊपर। तो जब ऐसे दोनों में कोई भी प्रभाव ना पड़े चर के ऊपर, एक चर को घटाएं या बढ़ाएं तो उससे दूसरे चर पे कोई इफेक्ट ना पड़े, तो उसको हम कहते हैं कि नल कोरिलेशन। नल कोरिलेशन। क्लियर?
आगे मैं बढ़ाता हूँ। और यहाँ चलो पर एक आप वेरिएबल लोगों से दूसरे थोड़ा ले सकते हैं, हम्म जैसे यहाँ पर जैसे वेरिएबल दूसरे भी ले सकते हैं, जैसे हम कॉफी हाँ पीते हैं तो कॉफी का कोई हाइट से संबंध नहीं है, तो कॉफी पीने से हाइट बढ़ती है ये नहीं बोल सकते, तो ये वेरी भी गुड। 0 हो सकता है। चलो मैं एक एग्जांपल आपसे लेता हूँ, क्योंकि आप योग की फील्ड के हो तो मैं आपसे ज्यादा एग्जांपल योग के ही पूछूंगा, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है। उंगली शक्ति विकासक क्रिया, जिसको मैंने एफ से रिप्रेजेंट किया है, उंगली शक्ति विकासक क्रिया एंड लीवर कैंसर, इन दोनों के बीच में कौन सा कोरिलेशन है, मुझे मैसेज करके बताएं। उंगली शक्ति विकासक क्रिया एंड लीवर कैंसर के बीच में कौन सा रिलेशन है? मैसेज करो सभी। मैसेज 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 मैसेज। कुंदन जी, पूजा जी, उमा जी, वेरी गुड। इसका है नल कोरिलेशन। भैया उंगली करो, लीवर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना, है ना, सिंपल। अब मुझे बताएंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उंगली शक्ति विकासक क्रिया एंड अर्थराइटिस के बीच में क्या कोरिलेशन है? उंगली शक्ति विकासक क्रिया और अर्थराइटिस में क्या कोरिलेशन है? मैसेज करें। और मुझे बताएं। फिर आप रिजल्ट को क्यों देख रहे हो? मैंने कहा रिजल्ट मत देखो, आप में सिर्फ रिलेशन देखना है। बताओ कविता जी, आप मुझे बताइए। सर नेगेटिव होगा, क्योंकि अगर वो क्रिया हम करेंगे तो आर्थराइटिस में अच्छा रिजल्ट आवाज आ आएगा। रही है तो मेरी? वो, हाँ, यस सर, आपको आ रही है मेरी आवाज? हेलो आ रही है, बोलिए बोलिए। सर, नेगेटिव आ रही है, आप रिलेशन होगा बोलिए, सर। ठीक आ रही है आपकी आवाज। बिल्कुल ठीक आंसर दिया है भैया, अभी तो बताया था। फिर इतनी बड़ी गलती क्यों कर रहे हो? पॉजिटिव क्यों आंसर दे रहे हो आप? नेगेटिव कोरिलेशन। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है सर। तो आवाज नहीं आ रही है। तो आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। तो बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है, एक बार देख मुझे लेंगे दीदी ना। एक बार आप कॉल कर दीजिए। जी मैं करती हूँ कॉल। जी दीदी हाँ। हेलो, अभी आवाज आ रही है क्या मेरी आपके पास? हाँ हेलो, अभी ठीक। सुन हाँ पा रहे अभी हो आ आप रही जी सभी? सर अभी आ रही है अभी आ आपकी रही है। आवाज। ओके जी, सॉरी नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था, अब मैंने फोन से कनेक्ट किया। अब हम बताते हैं कि कोरिलेशन मेथड के मेरिट्स यानी कि उसकी क्वालिटीज क्या है, बेनिफिट क्या होते हैं। इस पे देखिए सर ये कोरिलेशन पूछना सबसे था, ज्यादा, ये जो निगेटिव कैसे हो हाँ गया? मतलब अथराइटिस वाले और उंगली विकासक क्रिया में उंगलियों की आपको अर्थराइटिस पहले पता है? अर्थराइटिस होता क्या है? जोड़ों कहाँ के होता है दर्द, अर्थराइटिस, बताइए। उंगलियों की मतलब जोड़ों की दर्द हो गए ना, मतलब ज्वाइंट्स पेन। जोड़ों के दर्द होता है तो उंगलियों के जोड़नी है क्या ये? जोड़नी है ये। सबसे पहले छोटे जॉइंट्स में इफेक्ट डालता है अर्थराइटिस, उसके बाद में बड़े जॉइंट्स पे इफेक्ट पड़ता है। हाँ तो अभी अपने को रिजल्ट नहीं देखना है ना, रिजल्ट क्या है नहीं है। हाँ, तो रिजल्ट नहीं देखा ना, तभी तो नेगेटिव हुआ ना। रिजल्ट तो पॉजिटिव आया है, हमने रिजल्ट नहीं देखना भैया, तभी नेगेटिव आया है। क्लियर? ओके ओके। फिर आप रिजल्ट देख गए हैं। नहीं हम रिजल्ट नहीं देखे, हम सोचे कि उसकी उंगली की सक्रियता बढ़ रही है, तो हम मूव कर रहे हैं और उंगली की सक्रियता बढ़ रही है, तो डायरेक्टली हो रहा है वो, दोनों चीजें बढ़ रही रिजल्ट हैं। देख रहे हो आप मना भी कर अच्छा रहे हो, फिर आप रिजल्ट देख रहे हो। रिजल्ट नहीं मत देखो। अच्छा ओके ओके ठीक। ओके, अब हम देखें कि कोरिलेशन मेथड सबसे ज्यादा कहाँ यूज किया जाता है। मनोविज्ञान के अंदर, साइकोलॉजी में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है ये मेथड। ये क्वेश्चन आप आंख बंद करके लगा देना, पेपर में आ जाए। तो साइकोलॉजी में सबसे ज्यादा कौन सी रिसर्च यूज की जाती है? कोरिलेशन,
क्योंकि साइकोलॉजी में पेशेंट ऐसे होते हैं कि वहां पे हम ठीक से डाटा नहीं इकट्ठा कर सकते। डिप्रेशन का केस है, एंजाइटी का केस है, पागल हो गया आदमी है, अपने आप को काट रहा है, इस तरह के केस आते हैं साइकोलॉजी में। तो वहां पे क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव में देखते हैं भी, हाँ योगा कराया इसको, हाँ पहले से ही अच्छा फील कर रहा है, अच्छा योगा कराया, अच्छा इसकी सोच अच्छी हो गई है। तो वहां पे हम इस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव में लेके चलते हैं, क्योंकि डायरेक्ट डाटा कलेक्शन वहां पे पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि उसमें बहुत पैसा भी खर्च होता है कि हर चीज की छोटी छोटी टेस्टिंग करेंगे तो। लेकिन बिहेवियरल स्टडी जो होती है वो बहुत आसान हो जाती है कोरिलेशन से। बिहेवियर को पॉजिटिव नेगेटिव तो बताया जा सकता है ना। जैसे कि एक रिलेशन में आपको बताऊं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपका रिसर्च एप्टीट्यूड अच्छा हो रहा है, तो दोनों का रिलेशन क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपका क्या है, आपकी भ्रांतियां कम हो गई, अज्ञान कम हो गया, तो दोनों में नेगेटिव कोरिलेशन है। हमें सिर्फ रिलेशन देखना है। साइकोलॉजी, क्योंकि साइकोलॉजी इज बेस्ड ऑन आवर बिहेवियर, इसीलिए जो है साइकोलॉजी में सबसे ज्यादा कोरिलेशन रिसर्च को यूज किया जाता है, क्योंकि ये व्यवहारिक अध्ययन है, बिहेवियरल स्टडी होती है, इसीलिए साइकोलॉजी में यूज करते हैं। तो इसमें भविष्यवाणी भी कर देते हैं, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे बताया। देखो ये मैं एग्जांपल आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब आप भविष्यवाणी मुझे कौन करके बताएगा, मुझे बताएंगी रानी जैन जी, मुझे भविष्यवाणी करेंगी, ठीक है। रानी जी तुक्का मारना, 100 टाइम्स कपालभाति किया तो बीपी उसका 145 है। अगर मैं यहाँ पे 120 कर दूं तो आप भविष्यवाणी करो कि उसका बीपी कितना होना चाहिए। 210। हाँ, यानी कि हमें करेक्ट तो नहीं पता, लेकिन अंदाजा हम ये कह सकते हैं कि 145 से ज्यादा ही होगा, है ना। ये तो हम कह सकते हैं कि 145 से ज्यादा होगा, कम नहीं होगा, क्योंकि हमारा ग्राफ ही ऊपर जा रहा है और ये कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती कि ग्राफ बहुत पीक पे गया और एकदम से नीचे आ जाए, तो एक भविष्यवाणी बन जाती है यहाँ पे। तो ठीक वही बात यहाँ पे की जा रही है कि कोरिलेशन जो मेथड है उससे क्या होता है, भविष्यवाणी की जा सकती है। अभी बारिश हुई, मौसम वैज्ञानिक बोलते हैं कि हाँ हवाएं तेज चल रही हैं, साउथ इंडिया से हवाएं नॉर्थ इंडिया की तरफ आ रही हैं, 2 दिन के अंदर वो जो हवा है गुजरात से लेके दिल्ली पहुंच जाएंगी। तो मतलब कि अब वैज्ञानिकों ने घोषणा कर दिया, भविष्यवाणी कर दी कि 2 दिन बाद दिल्ली में बारिश आएगी। तो उन्होंने रिलेशन चेक किया ना बारिश का और हवा का। तो यही है कि कोरिलेशन मेथड को इस तरीके से हम प्रैक्टिकली यूज करते हैं भविष्यवाणी के लिए। अब ये मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा टॉपिक ले लिया, लेकिन जरूरी था इसलिए मैंने ले लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइकोलॉजी में यूज होने वाली जो मेथड्स हैं। साइकोलॉजी में क्या है, साइकोलॉजी क्या है, हमारे मन का विज्ञान है, कुछ लोग आत्मा का विज्ञान बोलते हैं, साइंटिफिक स्टडी ऑफ आवर माइंड बोलते हैं कुछ लोग इसको। अब इसको हम कैसे देखते हैं, ऑब्जर्व के जरिए कि सामने वाले के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। सामने स्पेशल बच्चे हैं, उनको हम खाना खिला रहे हैं, उनको हम एक्सरसाइज करा रहे हैं, ऑब्जर्व करेंगे ना कि दूसरे देखेंगे हाँ अरे योगा करने से इसके ऊपर तो अच्छा इफेक्ट पड़ रहा है। वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, वो सिर्फ देख रहा है, हाँ अच्छा हो रहा है नहीं बुरा हो रहा है। तो ऑब्जर्वेशनल मेथड, एक्सपेरिमेंटल टेस्ट कर दिए, डायरेक्ट ही टेस्ट कर दिया भैया हाँ इसकी तो ब्रेन वेव्स में इंप्रूवमेंट आ गई है, बीटा गामा वेव्स थी वो अल्फा की तरफ आ गई, जैसे जैसे हम प्राणायाम बढ़ा रहे हैं बीटा वेव्स कम होती जा रही है। तो एक्सपेरिमेंटल स्टडी कर दिया, ये भी साइकोलॉजी में आ जाएंगी। कोरिलेशन जो भी मैंने बताया था, कोरिलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी में। क्वेश्चनर, हम क्वेश्चन जैसे पूछते हैं ना कि आपको पहले घबराहट होती थी, अच्छा ठीक है, आपको पहले स्ट्रेस होता था, आपको फोबिया होता था, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं साइकोलॉजी में। बहुत आम तौर पे लाइक डिसलाइक पूछी जाती थी कि आपको क्या लाइक्स है, फिर 1 महीने बाद कहेंगे अब बताओ अब आप किस चीज को लाइक करते हो, ग्रीन को लाइक करते हो या येलो को लाइक करते हो। लाइक डिसलाइक भी चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। इंटरव्यू, डायरेक्ट इंटरव्यू का मतलब होता है साक्षात्कार, मतलब कि आमने सामने बैठ के क्वेश्चनिंग करना,
है। स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड दो तरीके से इंटरव्यू होता है। अब जो साइकोलॉजिस्ट होगा बात करेगा, उससे क्वेश्चन पूछेगा, तुमने क्या खाया था, क्या पसंद है, क्या नहीं है, कैसा लग रहा है मेरे से बात करते हुए, तुम्हारे दोस्तों से कैसा लग रहा है। यानी कि ये मैंने जो मेन मुझे जो याद आए मैंने लिख दिए, इसके अलावा और भी हो सकते हैं। यानी कि साइकोलॉजी में इस तरीके से मेथड्स को यूज किया जाता है स्टडी करने के लिए, रिजल्ट को डाटा कलेक्ट करने के लिए। अब अगले रिसर्च हम पढ़ रहे हैं एक्सप्लेनेटरी। ध्यान देंगे, एक है एक्सप्लेनेटरी, एक होता है एक्सप्लोरेटरी। एक्सप्लो वो उसके बाद में पढ़ेंगे हम, अभी हम पढ़ रहे हैं एक्सप्लेनेटरी, एन। इसको हिंदी में कहते हैं, हिंदी का पढ़ लेंगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। व्याख्यात्मक अनुसंधान, व्याख्या करना, एक्सप्लेनेशन देना, इज एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। कि मान लिया कि मैंने कल हॉस्पिटल में विजिट किया और मैं आपको बता रहा हूं, आपने मेरे को फोन किया कि राहुल भाई आपने हॉस्पिटल में क्या देखा। अब मैं कह रहा हूं मैंने देखा यार कोरोना पेशेंट को एक अलग से क्वारंटीन वार्ड में रोक के बंद कर रखा है, वो बड़े परेशान हैं। अच्छा, डॉक्टर भी बड़े ही कम ध्यान देते हैं उनके ऊपर, बाकी बीमारियों की ओपीडी बंद कर दिया हॉस्पिटल में है, और बिल्कुल भी ग्रुपिंग इकट्ठा नहीं होने देते। यानी कि जो मैंने देखा मैंने एज इट इज बता दिया, एक्सप्लेनेशन दे दिया, दैट इज एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। व्याख्यात्मक रूप में बता देना, कोई भी चीज हो सकती है, और गहराई के रूप में बता देना। अब आप मुझे बताएंगे, मेरा क्वेश्चन है आपसे पूछ रहा हूं, मैसेज करेंगे स्ट्रेस एंड हार्ट अटैक, ये बताएंगे। मैंने चलो इसमें लिख दिया कोरिलेशन रिसर्च है। अब आप मुझे बताएंगे कौन सा कोरिलेशन है स्ट्रेस में और हार्ट अटैक में, मैसेज करके बताएं, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप अच्छा बेहतरीन आपका रिजल्ट आएगा। स्ट्रेस एंड हार्ट अटैक में क्या रिलेशन है? पुष्पा जी मुझे माइक खोल के बताएं। सर इसमें दोनों चीज बढ़ रही है, हम स्ट्रेस बढ़ेगा तो हमारा हार्ट अटैक के आने के चांसेस भी ज्यादा रहेंगे। वेरी गुड, परफेक्ट आंसर। तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन हो गया, ठीक है। यानी कि अभी हमने खाली ये बताया कि ज्यादा स्ट्रेस लेंगे भी हार्ट अटैक की समस्या आपको हो जाएगी, नॉर्मल स्टडी किया हमने। अब इसी स्टडी को जब हम गहराई में करेंगे, क्यों स्ट्रेस का क्या इफेक्ट पड़ा, बीपी क्यों बढ़ा, हार्ट अटैक ही क्यों आया, यानी कि जब उसकी गहराई में जाना, छानबीन करना, इसको बोलते हैं एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। ठीक उसी चीज को पहले तो सिंपल बताया, वो है सिंपल बताना, कोरिलेशनल। गहराई में कि कैसे हार्ट अटैक हुआ, किस बॉडी पार्ट पे इफेक्ट पड़ा, कौन से हार्मोन चेंज हुए, कौन सी मसल पे इफेक्ट पड़ा, कौन सी सेल्स ज्यादा बनी, कौन सी कम बनी, यानी कि गहराई में जानना, उसको बोलते हैं एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। और इसी को ही कुछ लोग बोलते हैं, कल मैंने आपको बढ़ाया था एनालिटिकल रिसर्च। बताओ माइक खोल के, एनालिटिकल कल मैंने क्या बोला था आपको? सर इसमें डिजास्टर से ये होती रिलेटेड बताया प्राकृतिक, था आपने। जो ऐसे की कोई भी घटना होती है, इसमें प्राकृतिक घटना प्राकृतिक आपदा से संबंधित वेरी है गुड, सर। नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदाएं होना, बाढ़ आना है, सूखा पड़ना, एकदम से सुनामी आ जाना, नेचुरल डिजास्टर के लिए यूज करते हैं एनालिटिकल रिसर्च। लेकिन कुछ लोग ऐसा कहते हैं, मैं यहाँ पे स्पेशली लाइन मेंशन कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए, कुछ लोग, क्योंकि मैंने कई जगह पढ़ा है, एक लेक्चर में भी मैंने सुना था, एक अच्छे लेक्चर रिसर्चर के, वो ये कह रहे थे कि इस एक्सप्लेनेटरी को एनालिटिकल रिसर्च भी कहते हैं। तो इस पॉइंट को आप अलग से याद कर लेना। वैसे एनालिटिकल रिसर्च जो मैंने बुक में पढ़ा है डॉक्टर सत्यपाल जी की, उसमें स्पष्ट लिखा है कि एनालिटिकल रिसर्च क्या होती है, नेचुरल डिजास्टर से रिलेटेड जो चीजों को बताया गया है उसको एनालिटिकल रिसर्च कहते हैं। लेकिन एक दो लेक्चर में मैंने ये पढ़ा है, इसलिए इस पॉइंट को मैंने यहाँ डाल दिया कि एक्सप्लेनेटरी रिसर्च को भी कुछ लोग एनालिटिकल रिसर्च कहते हैं। तो आपको जो समझ आए ऑप्शन में अपना लॉजिकल माइंड से लगा देना। क्लियर? सर ये इसलिए भी हो सकता है ना, क्योंकि ये भी हो चुकी है, जस्ट हम इसको एनालाइज कर रहे हैं, इसलिए बोल सकते हैं क्या ऐसे? कुछ भी हो सकता है जी, ज्यादा जानकारी मुझे नहीं है,
ओके सर। मेरा काम था मैं आपके सामने पॉइंट रख दूं। अब चिंतन करना आपका विषय है, अगर किसी को ज्यादा अच्छे से समझ आता है तो मुझे भी समझा दें। आगे हम बढ़ते हैं। एक्सप्लोरेटरी, देखिए पीछे वाली थी क्या थी, एक्सप्लानेटरी, एन था वहां पे, यहाँ पे ओ आर है। हिंदी का पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। खोजपूर्ण अनुसंधान, नाम से ही क्लियर हो गया, खोज कर रहे हैं हम किसी चीज की, खोज कर रहे हैं। एक्सप्लोरेटरी, खोज करना है। मोहनजोदड़ो में मूर्तियां मिली, सॉरी डॉग्स बहुत भौंक रहे हैं, सॉरी। खुदाई चल रही है पाकिस्तान में, वहां पे खुदाई हुई, खुदाई में पाया गया कि वहां पे पुराने पुराने राजाओं के शव मिले, उनके मुकुट मिले, उनकी तलवार मिली। खोज किया हमने वहां पे जाकर के। वो हिस्टोरिकल रिसर्च में भी आएगा क्योंकि हिस्ट्री की बातें वहां पे की जा रही है और वहां पे खोज भी की जा रही है, एक्सप्लोर करके उसको बताया जा रहा है, तो ये एक्सप्लोरेटरी रिसर्च भी आएगा। कई बार एक एक चीज दो दो रिसर्च भी हो सकती है, कंफ्यूज मत होना। जैसे कल पूजा जी ने क्वेश्चन बोला था एक्स पोस्ट फैक्टो, और एक क्वेश्चन था डिस्क्रिप्टिव, ये दो क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, है ना। तो कई बार दोनों भी सही हो जाती है, तो आप कंफ्यूज मत होना, ऑप्शन में इस तरीके से नहीं आते, एक रिसर्च दो दो भी बन सकती है। जैसे कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को हम फंडामेंटल रिसर्च भी कह देते हैं। क्यों? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च उसको कहते हैं जो फर्स्ट टाइम की जाए, है, और फंडामेंटल रिसर्च भी उसको बोलते हैं जो फर्स्ट टाइम की जाए। तो आंसर तो दोनों होने चाहिए, तो वहां पे ए और बी दोनों ऑप्शन सही लगाना। तो कई बार एक रिसर्च दो दो रिसर्च भी हो जाते हैं। सामान्य रूप से जो एक्सप्लोरेटरी को स्टार्टिंग में किया जाता है, कैसे? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आप लोग अभी पीएचडी में जाओगे, जैसे कि रोहित जी कह रहे थे, वो सर्च करेंगे षटकर्म के ऊपर। उनको सर्च करना है कि हठ योगी ग्रंथों में षटकर्म की भूमिका। अब वो क्या करेंगे? खोज करेंगे, ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, हठ दीपिका पढ़ेंगे, हिरण संहिता पढ़ेंगे, हठ रत्नावली पढ़ेंगे, और भी जो जो अलग अलग जहां पर भी कुछ भी बताया गया है उन चीजों को खोजेंगे वो। तो इसको कहेंगे हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। ठीक है। और इसमें एक चीज और ध्यान रखना, इसमें स्टार्टिंग में हम छोटा रूप लेते हैं, बहुत बड़ा नहीं लेते इसमें। इस पॉइंट को स्पेशली याद रख लेना कि एक्सप्लोरेटरी में छोटी चीज लेते हैं। जैसे कि मैं पिक्चर से आपको समझाना चाहूंगा, मेरी पिक्चर आप सभी को विजिबल होगी। रुक जाओ, एक मिनट रुक जाइए, क्या हो रही है? दोबारा जाता हूँ, रुक जाइए, एक पिक्चर से समझाता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने एक पिक्चर लिया, हम पढ़ कौन सी रहे हैं, दिमाग से उतर गया। हम पढ़ रहे हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। ठीक है, ये हमारी पॉपुलेशन है। मान लेते हैं कि ये हमारे पास यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि ये हर ब्लू कलर में यहाँ पे तो 5-5 लोग दिखाए गए हैं। हम मान लेते हैं कि ये 5 लोग जो हैं 500 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये 500 लोग, ये 500 लोग, ये 500 लोग, ये 500 लोग, ऐसे तो हमने देखा कि ये 5 ग्रुप हो गए हैं। तो ऐसे तो 2500 लोग हो गए भैया। अब 2500 लोगों का सैंपल कैसे लेंगे? नहीं, पॉसिबल नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे कि एक ये उठा लिया, एक ये उठा लिया, एक इसका उठा लिया, एक एक करके, यानी कि जो जो मेन जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा पूरे ग्रुप को, हमने उसको उठा लिया। मतलब कि पहले हमारे पास लोग कितने थे? 2500 लोग थे। अब 2500 का टेस्ट करना बड़ा मुश्किल है। अब मैंने यहाँ पे इन 2500 में से 50 लोगों को उठा लिया, सभी ग्रुप में से एक एक दो दो को इस तरीके से मैंने करके उठा लिया, यानी कि छोटे पैमाने पे किया, यानी कि लघु रूप में किया, उसको एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहते हैं। और जो बड़े पैमाने पे किया जाता है उसको अलग कहते हैं, उसका अलग होता है फिर। तो जब स्टार्टिंग में जब हम रिसर्च करते हैं
तो स्टार्टिंग में जो हम, जैसे आप लोग भी पीएचडी में जाओगे, आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोजेक्ट दिया जा रहा होगा, डिसर्टेशन दिया जा रहा होगा, तो बोलेंगे कि भैया 4 लोगों पे, 10 लोगों पे, 20 लोगों पे कर दो रिसर्च, जो आपको मिलता है छोटा ग्रुप कर दो। तो ये है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। लेकिन जब हम पीएचडी के बाद में अच्छे से और कर जाएंगे, उसके बाद में बोलेंगे नहीं, या बड़ा ग्रुप करो। छोटी रिसर्च सक्सेसफुल हो गई, हमने कह दिया, प्रूफ कर दिया हमने अच्छे तरीके से कि गायत्री मंत्र का इफेक्ट हमारी ब्रेन वेव्स के ऊपर पड़ता है। पहले हमने छोटे छोटे कई ग्रुप्स में एक्सपेरिमेंट किया, तो उसको एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहेंगे हम। और उसके बाद में कहा कि अरे हमने 10-15 जगह छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट के किया, सभी जगह बड़ा अच्छा रिजल्ट आया, तो फिर क्या करेंगे, अब कहेंगे गवर्नमेंट से अप्रूवल कराएंगे। आईसीएमआर ऑफिस में एप्लीकेशन दिया हमने, तो वहां पे पूरा डिटेल में हमने बताया कि मैंने इस तरीके से छोटे छोटे बहुत सारे ग्रुप्स में रिसर्च किया और सब जगह मेरा ये रिजल्ट आया है। अब आप मुझे फंडिंग दो, मुझे परमिशन दो कि मैं एक साथ 10,000 लोगों पे रिसर्च कर सकूं, बड़े पैमाने पे रिसर्च कर सकूं। तो उसके बाद में बड़े पैमाने पे रिसर्च होगी। डायरेक्ट बड़े पैमाने पे रिसर्च कभी नहीं होती, हमेशा पहले छोटे पैमाने पर होती है, इसलिए, और उसको कहते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। इसको ध्यान रख लेना, इसको पायलट स्टडी कहते हैं। छोटे पैमाने वाली रिसर्च जो होती है ना, उसको पायलट स्टडी नाम दिया जाता है। अगर पायलट स्टडी आ जाए पेपर में, इसका मतलब भी वही है कि बड़े ग्रुप की जगह पे छोटे ग्रुप का सैंपल लिया जाता है, उसको पायलट स्टडी कहते हैं। कि जब हमारी जो छोटा ग्रुप है उसकी रिसर्च हमारी सक्सेसफुल हो जाती है, उसके बाद में हम बड़े ग्रुप के ऊपर वही रिसर्च करेंगे। अगर यहीं पे अगर अनसक्सेसफुल हो जाएगी तो हम बड़े ग्रुप पे क्यों पैसे लगाएं फालतू के, तो पैसे भी और टाइम दोनों वेस्ट होएगा ना। इसीलिए छोटी पहले रिसर्च करते हैं छोटे लेवल पे। अभी आप लोग भी सभी लोग छोटी छोटी कर रहे होंगे, क्योंकि एमए सेकेंड ईयर में ये प्रोजेक्ट हर यूनिवर्सिटीज में मिलता है करने के लिए। कुछ प्रोजेक्ट नाम देते हैं, कुछ जगह थीसिस देते हैं इसको, है? तो ये हो गया। अगली रिसर्च हम पढ़ रहे हैं एक्सपेरिमेंटल, इसको हिंदी में कहते हैं प्रायोगिक अनुसंधान, जो टॉपिक मैंने लिया है पीएचडी में करने के लिए, और आप लोग भी शायद लोग, सबका अपना अपना विषय है। जिसकी साइंस बैकग्राउंड अच्छी है वो एक्सपेरिमेंटल में जाएगा, जिसके हिस्टोरिकल अच्छा है वो हिस्ट्री में जाएगा, दर्शन में जाएगा, साइकोलॉजी में जाएगा। सबके अपने अपने इंटरेस्ट होता है। मेरा इंटरेस्ट एक्सपेरिमेंटल में, तो मैं एक्सपेरिमेंटल में जा रहा हूँ न्यूरो डिपार्टमेंट के अंदर। तो अब एक्सपेरिमेंटल में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि 2 वेरिएबल लिए जाते हैं। रुको, आपको पहले ये समझिए, ग्रुप समझिए। इसके अंदर 2 ग्रुप बनाए जाते हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड कंट्रोल्ड ग्रुप। मैं आपको पिक्चर से समझाना चाहूंगा, आप समझने की कोशिश करना। इसकी पिक्चर निकाली है मैंने बहुत अच्छी आपके लिए। देखिए 3 पिक्चर से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आप समझना इसको। देखिए ये जो है यहाँ पे ये कंट्रोल ग्रुप है। मान लेते हैं कि ये 2 क्लासेज हैं, 2 सेक्शन है। ये सेक्शन ए है ना, स्कूल टाइम में आपके भी 2-2 सेक्शन होते होंगे। ये सेक्शन बी है और रिसर्च कर रहे हैं कि शोर शराबे का इफेक्ट हमारी स्टडी पे क्या पड़ता है। ये मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन मैंने जो सामान्य रूप से मैं बता रहा हूँ आपको कि शोर शराबे का इफेक्ट हमारी स्टडी के ऊपर क्या पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, 2 सेक्शन है, एक सेक्शन में तो नॉर्मल स्टडी चलेगी, उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और दूसरे सेक्शन में हम शोर शराबा ऐड कर देंगे। ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप करेंगे, यानी कि जिसपे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या जिस चीज का रिजल्ट हम देखना चाहते हैं, जो बदलाव हम करेंगे। या यहाँ पे योगा करा रहे हैं इस ग्रुप को हम योगा करा रहे हैं, इसको योगा कराएंगे और इस ग्रुप को योगा नहीं करवाएंगे। अब क्या करेंगे, टेस्टिंग लिया जाएगा। स्टार्टिंग में भी टेस्टिंग लेंगे कंट्रोल ग्रुप की और एक्सपेरिमेंटल की भी लेंगे। अब फिर मान लेते हैं ऐसा लगातार 1 महीने तक किया, तो 1 महीने बाद दोनों ग्रुप की अलग अलग टेस्टिंग लेंगे। फिर बोलेंगे कि 1 महीने बाद सेक्शन बी जो हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था उसको योगा कराया, तो योगा कराने से उनकी जो है मेमोरी पावर काफी इंक्रीज हो गई।
जबकि जो सेक्शन ए था वो एज इट इज है उनकी मेमोरी। तो यहाँ पे अब हम दोनों ग्रुप को कंपेयर किया। एक्सपेरिमेंटल में क्या होता है, बाद में कंपेयर किया जाता है कंट्रोल्ड ग्रुप को और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को। कंपेयर किया कि बोलेंगे कि कंट्रोल ग्रुप की मेमोरी तो अभी उतनी ही है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप की मेमोरी बढ़ गई है। इसलिए हम ये प्रमाणित रूप से कह रहे हैं कि योगा कराने से जो याददाश्त शक्ति के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल देके समझाता हूँ आपको। ये ले लेता हूँ, दूसरा आसान है ये, इससे आप समझिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम रिसर्च कर रहे हैं अपना। ठीक है, देखिए एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हो गया और कंट्रोल ग्रुप हो गया। अब उससे पहले आपको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल भी समझना जरूरी है। मैं हल्का इंट्रो दे देता हूं आपको। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, चलो मुझे कौन बताएगा जल्दी से, इस सिचुएशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? कोई भी माइक खोल के बताओ। जी, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये जो पानी डाल रहे हैं वो जार है, और वो जो डिपेंडेंट है वो छोटा सा जो पौधा है वो है। पौधा है, खाली पौधा नहीं कहेंगे हम, पौधे की ग्रोथ है ना, जी उसके जी ऊपर पड़ने वाला प्रभाव, इफेक्ट, वो है डिपेंडेंट वेरिएबल। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसको हम बदलाव कर सके, जिसको हम कम ज्यादा कर सके। अब पानी को हम कम ज्यादा कर सकते हैं। अब पानी जैसे जैसे कम ज्यादा होगी, उसकी जो प्लांट की जो ग्रोथ है उसके ऊपर डिपेंड करेगी। पानी बढ़ेगा तो प्लांट की ग्रोथ भी बेहतर होगी, पानी कम होगा तो प्लांट की ग्रोथ भी कम हो जाएगी। तो मतलब कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हम चेंज कर सकते हैं, और उस चेंज का जो इफेक्ट पड़ता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर पड़ता है। ये है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अब मैं आपको एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप के बारे में बताता हूँ। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप यानी कि हमने दो पौधे ले लिए, ये ए, ठीक है, ये ए प्लांट हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, ठीक, आराम से समझिए, दोनों प्लांट एक जैसे। अब एक प्लांट में तो हम कह रहे हैं कि हम जो है हमने पानी के साथ में कुछ और मैटर भी, मिनरल्स ऐड कर दिए पानी के अंदर, यानी कि इसके पानी में हमने मिनरल ऐड कर दिया। अब इसमें भी चलो मैंने पानी दर्शा दिया। ठीक है, ये पानी तो आ रहा है क्योंकि नहीं तो मर जाएगा पौधा ये। ठीक है, पानी आ रहा है, लेकिन इसके जो पानी दिया जा रहा है उसमें मिनरल नहीं है, कम मिनरल वाला पानी दिया जा रहा है इसको। तो क्या होगा, अब मिनरल जिसके अंदर ज्यादा होंगे उसकी ग्रोथ ज्यादा बेहतर होगी, उसका रिजल्ट ज्यादा आएगा। और जिसके अंदर मिनरल नहीं है, सिंपल वाटर है, उसकी ग्रोथ कम होगी। मान लेते हैं कि इस प्लांट की ग्रोथ हो गई इतनी, सॉरी पेन ज्यादा चल रहा है, मान लेते हैं कि ये 1 महीने के अंदर ये जो प्लांट है 5 फीट का हो गया। और सेक्शन बी वाला प्लांट जो है ये हुआ, इसके अंदर मिनरल हमने नहीं डाला पानी का, तो इसकी हाइट अभी 3 फीट की है 1 महीने में। तो अब हमने कहा, अब हमारे रिसर्च का रिजल्ट हमारे सामने आ गया। अब हम प्रमाणित रूप से कहेंगे, अगर हम पौधों को पानी देते हुए अगर पानी की गुणवत्ता अच्छी रखें, उसके अंदर मिनरल वाटर रखें, तो पौधे की ग्रोथ ज्यादा बेहतर होती है। अगर उसके अंदर मिनरल कम डालेंगे तो उसकी ग्रोथ कम होती है। ये हमने रिसर्च किया है, और रिसर्च में हमने बताया कि देखो, बिना मिनरल का पौधा 1 महीने में 3 फीट बढ़ा, और मिनरल डालने के बाद में वो पौधा 5 फीट बढ़ गया। तो ये रिजल्ट का निष्कर्ष आ गया ना। अब रिजल्ट का निष्कर्ष क्या आया कि पानी में मिनरल होने चाहिए ताकि प्लांट की ग्रोथ ज्यादा बेहतर हो। तो यानी कि जिसमें हम बदलाव करते हैं उसको कहेंगे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, और जिसमें हम कुछ नहीं बदलाव करते, एज इट इज उसको रखते हैं, उसको बोलते हैं कंट्रोल्ड ग्रुप। आशा है कि क्लियर हुआ होगा। अभी बता दीजिए अगर ये अभी भी समझ में नहीं आया हो तो आपको। इतना इजीली मैंने बताने की कोशिश की आप लोगों को। सर ठीक ये है, तो समझ में आ गया, बट वो क्लासरूम वाला नहीं समझ में आया। नहीं आया, अभी बताता हूँ, रुको।
आप ये बताओ क्लासरूम में आपको क्या लग रहा है, किस चीज का सर्वे किया जा रहा है, आप बताओ। सर इसमें बैंड बाजा बज रहा है ए ग्रुप में भी और बी ग्रुप में भी, पर ये इसमें एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है कि जिसको हम योगा करा रहे हैं उस पर उसका कितना प्रभाव पड़ रहा है और जो नहीं कर रहा है उस पर उसका प्रभाव कितना पड़ रहा है। वो भी ठीक है, लेकिन सर इसमें पिक्चर में क्या एक्चुअली दिख रहा है, ये आप बता पिक्चर की रहा है बोलो। कि पिक्चर सर में आपको क्या दिख रहा मैं है, पिक्चर की बताती हूँ। बताओ। रुको, पूजा जी ने क्वेश्चन पूछा था तो पूजा जी बताओ, पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है, बताओ। सर पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि जो आपका ग्रुप ए है उसमें तो विद्यार्थी आराम से पढ़ रहे हैं, उसमें कुछ भी एड ऑन नहीं किया आपने। पर जो हम्म, एक्सपेरिमेंटल है उसमें विद्यार्थी पढ़ तो रहे, एड ऑन आपने कर दिया यहाँ पे। लोग शोर शराबा कर रहे बैक साइड। वेरी गुड। अब हमने क्या किया, अब देखो दोनों क्लासरूम है, इसके अंदर भी 4 स्टूडेंट हैं, इसके अंदर भी 4 स्टूडेंट बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे रिसर्च क्या हो रही है, यहाँ पे रिसर्च ये हो रही है कि पढ़ाई के साथ में अगर शोर शराबा भी ऐड किया जाए तो पढ़ाई के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल पूजा जी बताओ कौन सा है। शोर शराबा। वेरी गुड, परफेक्ट आंसर। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है बताओ। विद्यार्थी। नो विद्यार्थियों नो, के शिक्षा के ऊपर जो इफेक्ट पड़ ये रहा है वो। वेरी गुड, दैट इज डिपेंडेंट, क्योंकि हमें स्टडी के ऊपर हम कर रहे हैं, तो जो स्टडी के ऊपर जो इफेक्ट पड़ रहा है वो हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो शोर शराबा है ये हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हमने क्या बोला था, उसको हम कम ज्यादा कर सकते हैं। अब जो इंडिपेंडेंट में चेंज करेंगे डिपेंडेंट उसके अनुसार चेंज होता जाएगा। अब आप बताओ पूजा जी आपका क्वेश्चन क्या है, फिर मैं आगे क्लियर करता हूँ। सर अभी मेरे को क्लियर हो गया, मेरे को बस ये कंफ्यूजन हो रहा था। स्टार्टिंग में आपने बताया था ना कि जो कंट्रोल ग्रुप है उसको योगा करा रहे हैं, और जो दूसरा हमारा ग्रुप है उसमें हमने मतलब योगा नहीं करवाया है और उसमें वो शोर शराबा का दृश्य दिखा रहे हैं। वहां पे थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गई थी, बट अच्छा, अभी मुझे कंट्रोल में कुछ नहीं करवाते, कंट्रोल को ओके कुछ अच्छा। नहीं करवाते, जैसे यहाँ पे बच्चों को कुछ नहीं करवाया जा रहा है ना, नॉर्मल पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक एक्टिविटी ऐड कर दी। जो भी चीज ऐड किया जाता है, ये क्वेश्चन एक बार पेपर में भी आया था, एग्जाम्पल कुछ भी हो सकते हैं, अपना कंसेप्ट क्लियर रखो। यानी कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में वहां पे आएगा कि मैनिपुलेशन होता है, हेर फेर होता रहता है, जबकि कंट्रोल ग्रुप में कोई किसी टाइप का मैनिपुलेशन नहीं होता। ये क्वेश्चन पूछा गया था पेपर में। तो अब क्लियर हो गया होगा सभी को, अभी जिसको नहीं डाउट हो सर तो बता क्लियर है, दीजिए। थैंक यू। वेलकम जी। ओके जी, हम आगे बढ़ते हैं, अब मैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को पढ़ाता हूँ आपको, ठीक है। अरे टाइम हो गया, तो आप थोड़ा 5 मिनट और दीजिए, आज हम एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट कर लेते हैं, थोड़ा संयम बना के रखेंगे सभी हैं। हम्म, ठीक है। ग्रुप क्लियर हो गए ना, तो आगे तो आपको जल्दी समझ आ जाएगी। मेन यही चीज होती है इसमें, ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप। देखिए कंट्रोल ग्रुप को क्या बोलते हैं, जो सामान्य परिस्थितियों में रखा जाए, मतलब कि उसको कुछ छेड़खानी नहीं करेंगे, वो जैसे है एज इट इज रहेंगे। जबकि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हम जिस चीज पे रिसर्च कर रहे हैं, हम शोर शराबा डालना है वेरिएबल, या हमें योगा मेडिटेशन डालना है, जो भी चीज हमें डालना है वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप पे हम करेंगे, और बाद में इन दोनों का रिजल्ट कंपेयर करेंगे, और दोनों का रिजल्ट कंपेयर होने के बाद में सामने आ जाएगा कि एक्सपेरिमेंटल में जो एक्टिविटी किया था उसके उसका रिजल्ट, और उसका यानी कि इसका डिपेंडेंट वेरिएबल और कंट्रोल ग्रुप का डिपेंडेंट वेरिएबल को कंपेयर करेंगे। जो सा डिपेंडेंट वेरिएबल कम ज्यादा होगा उसके हिसाब से हम जो रिजल्ट को जनरलाइजेशन कर देंगे। देखो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, मान लेते हैं कि 8th क्लास के बच्चे हैं, उसको हम सूर्य नमस्कार का इफेक्ट हम देखना चाहते हैं कि क्या सूर्य नमस्कार करने से जो शारीरिक जो क्षमता है क्या बढ़ती है, शारीरिक फिटनेस बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी, ये हमारा है। तो यहाँ पे मुझे मैसेज में बताएंगे यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, मैसेज करके मुझे बताएं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इसमें आपको बताना है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, बताएं, मैसेज करें।
पेपर में आएगा ये, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं पेपर में, कुछ भी दे देगा। कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप आंसर करोगे। नीरज जी माइक खोल के बताएं, नीरज जी मुझे। बोलो नीरज जी, सूर्य नमस्कार है, क्या है जो सूर्य सूर्य नमस्कार? नमस्कार है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। वेरी गुड। और इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है? डिपेंडेंट स्टूडेंट्स हैं जो कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा और अच्छा बोल रहे हो, थोड़ा सा बोल नहीं पा रहे हो, स्टूडेंट जो नहीं। जो 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 उनके उनकी स्ट्रेंथ होती है, जो उनकी जो क्षमता आती है, वेरी जो गुड, सूर्य नमस्कार से आई है उनके अंदर, वो वो है। स्ट्रेंथ हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, है ना? जी वेरी गुड, बहुत जी। अच्छा पकड़ पा रहे हो। बाकी सभी किसी को दिक्कत है इस क्वेश्चन में? देखिए मैं योग की एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आपको जल्दी समझ आए जानबूझ के। ये कहीं लिखे हुए नहीं है, मैं अपने दिमाग से लिखे हैं मैंने सारे नोट्स में सारी चीजें। अब हम पढ़ रहे हैं, देखो अब हम 8th क्लास के ऊपर कर रहे हैं रिसर्च, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, किसी ऐसे स्कूल को ढूंढेंगे कि जहां पे 2 सेक्शन हो, क्योंकि एक सेक्शन में तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि फिर कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। तो हम किसी ऐसे स्कूल को पकड़ेंगे जिसके अंदर 2 सेक्शन हो। मान लेते एक सेक्शन में 40 बच्चे, बी सेक्शन में भी 40 बच्चे, दोनों में 40-40 बच्चे हैं। अब मुझे माइक खोल के बताएंगे, जिसको हम सूर्य नमस्कार करवाएंगे वो कौन सा ग्रुप होगा, एक्सपेरिमेंटल होगा या कंट्रोल होगा? एक्सपेरिमेंटल होगा, कंट्रोल तो एक्सपेरिमेंटल। और जिसको हम योगा नहीं करवाएंगे वो कौन सा ग्रुप होगा? कंट्रोल होगा। कंट्रोल ग्रुप। वेरी गुड। कंट्रोल। यानी कि जिसको योगा करवाएंगे दैट इज एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, और जिसको नहीं करवाएंगे दैट इज कंट्रोल्ड ग्रुप। इतना क्लियर हो गया सभी को? बहुत बढ़िया। अब हमने यहाँ पे सेक्शन ए को कंट्रोल्ड ग्रुप मान लिया, ठीक है? यानी कि सेक्शन ए को हम कुछ नहीं करवा रहे, सेक्शन बी को हम सूर्य नमस्कार करवा रहे हैं, और बाद में जो इनका रिजल्ट होगा, अब रिजल्ट आप मुझे बताएंगे, मैसेज करके बताएंगे, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। रिजल्ट में हम कौन सा वेरिएबल चेक करेंगे? मैसेज करके बताएं, हमें रिजल्ट देखना है, तो रिजल्ट में कौन सा वेरिएबल लेंगे हम? वेरी गुड। लक्ष्मी जी मुझे बताएं, और क्यों ये भी बताना। सो यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल स्टूडेंट होगा, क्योंकि उसके स्ट्रेंथ में, या हमने स्ट्रेंथ लिया या फिर हमने उसका वेट लॉस प्रोग्राम जो भी लिया, तो हम उसको देखेंगे कि जब हमने ये थे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे, उसको अगर सूर्य नमस्कार की संख्या अगर हम बढ़ा देते हैं, उनके इसके सूर्य नमस्कार का स्टेप्स हम बढ़ा देते हैं, तो उसमें क्या फर्क पड़ा, तो स्टूडेंट के स्ट्रेंथ पे फर्क पड़ जाएगा। इसी वजह से हम चेक उनको करेंगे कि ज्यादा कराने से क्या फर्क पड़ता है और कम कराने से क्या फर्क पड़ता है। वेरी गुड, मतलब कि उनकी स्टूडेंट की जो स्ट्रेंथ है, हम स्ट्रेंथ को नोटिस करेंगे, दोनों की, कंट्रोल ग्रुप की भी और एक्सपेरिमेंटल की। फिर हमने पाया, मैं आगे का भविष्यवाणी कर देता हूं, कि यानी कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो डेली 10 राउंड सूर्य नमस्कार के करते थे, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, और कंट्रोल ग्रुप जो कुछ नहीं करते थे। तो आने वाले टाइम में 1 महीने बाद में जो सेक्शन बी था, जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था, जो सूर्य नमस्कार कर रहे थे, उनकी शारीरिक क्षमता दूसरे सेक्शन के मुकाबले ज्यादा होगी। तो ये रिजल्ट आ गया। अब रिजल्ट में हम सीधा कहेंगे कि सूर्य नमस्कार करने से स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो इस तरीके से रिजल्ट आते हैं, रिसर्च इस तरीके से की जाती है। क्योंकि सर यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं लाइक सूर्य नमस्कार, तो उसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसको कम हम ज्यादा कर सकते हैं, जिसका असर हमें स्टूडेंट पे दिखाई देगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। थोड़ा सा और रह गया, इसको पढ़ा देता हूँ मैं, रुक जाओ। हाँ, ये आधा पेज और रह गया, थोड़ा संयम बना के रखो सभी। देखिए वही चीज है, ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार लगाया। जहां पे मेरा स्टार मिलेगा ना, समझ जाना कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, वहीं पे मैं स्टार बनाता हूँ। पेपर में ये आता है कोज एंड इफेक्ट, ठीक है? क्वेश्चन पूछा गया, पेपर में आया कि किस रिसर्च में कोज एंड इफेक्ट को देखा जाता है? तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में देखा जाता है, और एक रिसर्च हम आगे पढ़ेंगे कोजुअल रिसर्च, उसमें भी देखा जाता है। और एक मैं आपको पढ़ा चुका हूं,
कि इफेक्ट अगर खाली आएगा, कल हमने पढ़ा था ना एक्स पोस्ट फैक्टो, उसमें भी देखते हैं। तो ये अपना माइंड हर तरीके से क्लियर रखना है कि किस किस रिसर्च में क्या क्या चीज हो रही है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिया कि धूम्रपान करने से यानी कि सिगरेट पीने से फेफड़ों का कैंसर होता है। अब यहाँ पे क्या हो गया, कोज क्या है, कोज है यहाँ पे धूम्रपान, सिगरेट पीना, और इफेक्ट क्या है, कैंसर होना। तो हो रहा है ना एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कोज एंड इफेक्ट पे इनका संबंध हो रहा है, तो ये आएगा, इसको याद कर लेंगे सभी। एक शब्द यूज किया जाता है रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है शब्द का प्रयोग कोज एंड इफेक्ट के बीच सर्कुलर रिलेशनशिप को दर्शाने के लिए किया जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सर्कुलर का मतलब कि उसके बाद में उसी से फिर वो चीज हो जाना। फॉर एग्जाम्पल, गरीबी की वजह से बेरोजगारी होती है और बेरोजगारी की वजह से ही गरीबी होती है। सर्कल बन गया ना, देखो सर्कल कैसे बन गया, देखो एक बॉक्स ये बन गया, अब दूसरा ये बन गया। अब यहाँ पे हम केमिस्ट्री में ऐसे इस तरीके से इसको क्या बोलते हैं, मुझे नाम दिमाग से उतर गया, लक्ष्मी मैम आपको याद होगा, इस साइन को क्या बोलते हैं? सर क्या साइन बनाए, इक्विलिब्रियम का? अच्छा ये हाँ, रिवर्स वाला, इसको क्या इक्वल एंड बोलते हैं? अपोजिट। हाँ, इक्वल एंड इक्वल एंड अपोजिट। अपोजिट। हाँ, वेरी गुड। इक्वल एंड यानी कि ये तो हो गया गरीबी, गरीब लोग, और ये हो गया बेरोजगारी। अब दोनों का क्या है, बेरोजगारी से गरीबी हो रही है, गरीबी से बेरोजगारी हो रही है। तो ये इस टाइप का जो रिलेशन होता है उसको रिफ्लेक्सिविटी कहते हैं। ध्यान रखना इस चीज को, यानी कि जहां पे दोनों एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। क्लियर? अब लास्ट में पढ़ा देता हूं आपको आज का मेरिट्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की क्वालिटीज क्या क्या होती है। सबसे ज्यादा रियलेबिलिटी होती है, ध्यान रखना ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है पेपर में, कि सबसे ज्यादा विश्वास किस रिसर्च पे किया जाता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च सबसे ज्यादा रिलायबल होती है। क्यों? क्योंकि इसमें पूरे के पूरे साइंटिफिक मेथड का, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया जाता है, इसलिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को सबसे ज्यादा मान्यता मिलती है। बाकी रिसर्च में कुछ गड़बड़ हो सकती है, लेकिन अगर हमारे इंस्ट्रूमेंट्स ठीक है, हमारे ग्रुप्स हमने अच्छे से रिसर्च किया है, वेरिएबल्स को हमने अच्छे से देखा है, सब चीज ओके है, तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप रिसर्च का सबसे ज्यादा बेहतरीन रिजल्ट आता है हमेशा। इसमें पुनरावृत्ति का गुण भी होता है। क्यों? मैंने रिसर्च कर दिया तो लक्ष्मी मैम भी करेंगी, वही रिजल्ट आएगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की ये सबसे बड़ी खासियत है। किसी एक साइंटिस्ट ने रिसर्च किया, दूसरा साइंटिस्ट करेगा, वो भी लगभग उसकी तरह ही होगी। इसलिए यहाँ पे रिसर्च किया कि पुनरावृत्ति का गुण, कोई भी कर लो इसको, रिजल्ट वही आएगा। इसमें वैधता, क्योंकि साइंटिफिक मेथड को यूज किया गया है, पूरे को पूरे रूल को फॉलो किया गया, स्टेप्स जो होते हैं हमारे रिसर्च के, रिसर्च प्रॉब्लम रिव्यू, लेटर रिव्यू, हाइपोथेसिस, रिसर्च डिजाइन, डाटा कलेक्शन, एनालिसिस, कंक्लूजन, जनरलाइजेशन, पूरी सीक्वेंस को फॉलो किया जाता है। इसीलिए सबसे ज्यादा ये वैलिड होती है रिसर्च। और इसमें अलग अलग परिस्थितियों में 1 महीने बाद सर्वे करेंगे, 2 महीने बाद सर्वे फिर करेंगे, 3 महीने बाद फिर टेस्टिंग करेंगे, 4 महीने बाद टेस्टिंग करेंगे, 6 महीने बाद, यानी कि अलग अलग सिचुएशन में स्टडी की जाती है। तभी तो ये सबसे ज्यादा रिलायबल होती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक। ओके, आज का सर कोटा दो पूरा हो और गया। सर दो और इसमें जो कंट्रोल वाला जो सिस्टम है ना, वो सिर्फ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ही होता है, कि कंट्रोल और एक्सपेरिमेंट ग्रुप जो जो होते हैं, और किसी भी रिसर्च में कंट्रोल्ड ग्रुप नहीं होता है। और एक होता है जो मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स है, जिसमें हम चर को मैनिपुलेट कर सकते हैं, जैसे कि हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल सूर्य नमस्कार की संख्या बढ़ा दी और घटा दी। ये सिर्फ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ही होता है, मैनिपुलेशन एंड कंट्रोल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इंपेरिकल में भी होता है लक्ष्मी मैम, और भी है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, इंपेरिकल में भी होएगा, लेकिन ज्यादा मेन एक्सपेरिमेंटल में आएगा।
हाँ, मेन कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल है। मैनिपुलेशन वाला वर्ड सर इसी के वेरिएबल से रिलेटेड है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आशा है कि सभी को क्लियर हुआ होगा। किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बता दीजिए अभी। तो मैं आज के क्वेश्चन पूछता हूँ, 4-5 क्वेश्चन पूछ लेता हूँ जिससे आपको रिवीजन हो जाएगा क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था आज का, मजा आया होगा आप लोगों को, क्योंकि फ्यूचर में आप सबको रिसर्च करनी है तो ये चीजें बड़ी काम आएंगी आपको। ठीक है, मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन मेरा क्या है, चलो मैं आज का लेटेस्ट पूछता हूँ। क्वेश्चन ये है मेरा, भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाएंगे और कोरोना हमें हो जाएगा, तो आप मुझे बताएंगे ये कौन सा रिलेशन हो गया? ज्यादा ओपनली घूमना और कोरोना होना, क्या रिलेशन है दोनों का? पॉजिटिव सर, पॉजिटिव। पॉजिटिव कोरिलेशन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ध्यान रखिए थोड़ा सा, आजकल बड़ा खतरनाक चल रहा है। पॉजिटिव कोरिलेशन हो गया। सर जी मैं ग्रुप लेफ्ट कर रही हूँ सर, मेरा एक क्लास है सर, मैं लेफ्ट ओके करूँगा मैम, सर। ओके मैम, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, अब मुझे आप बताएंगे कि इसी क्वेश्चन को अगर मैं ये बोलूं क्यों कोरोना हो गया, उसकी गहराई में जाना, ये कौन सी रिसर्च है? व्याख्यात्मक। मैसेज करो क्योंकि सभी लोग है ग्रुप में, एक लोगों को नहीं देखना मुझे, सब अब 26 लोग हैं, मुझे सबको देखना है। लक्ष्मी मैडम, आंख कान खोल सर के। क्यों, सर क्यों का तो हमेशा ही एक्सप्लोर होता है, क्यों का वर्ड रिलेटेड से नहीं है, तो क्यों हुआ तो एक्सप्लोर करो इस बात को। एक्सप्लेनेटरी आएगा। हाँ, वो मतलब एक्सप्लोर एक्सप्लेनेटरी सेम ही हो गया सर, सेम हो गया। इसीलिए तो मैंने बोला ना, नहीं नहीं, मैंने वो पढ़ाते में भी बोला था मैंने, एक्सप्लेनेटरी आ रहा एन है। और ओ एन को ध्यान से देखना, एन और ओ आर को, इसलिए हिंदी का पढ़ लेना यहाँ पे कि व्याख्यात्मक और खोजपूर्ण। ठीक है, कई बार हिंदी आसान होती है, इंग्लिश उलझा देती है कई बार। ओके, ठीक है, अगला मेरा क्वेश्चन है, मुझे बताएंगे, मैं डायरेक्ट पूछता हूँ क्वेश्चन अभी, मुझे मानसी जी मुझे बताएंगी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? बाकी लोग कोई कोई एक एक एग्जांपल टाइप करो इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट का। मानसी जी मुझे बताएं। देखता हूँ सबसे अच्छा एग्जांपल कौन टाइप करेगा। सर जी इंडिपेंडेंट जो हमने देखा, जो सूर्य नमस्कार हम देते हैं नया स्टूडेंट्स बताओ, को। ये जो मैंने बोला है वो अपने दिमाग लगाओ, कुछ नया अच्छा, नया सोचो, क्रिएटिव बनाओ, क्रिएटिव माइंड, सोचो क्रिएटिव। जो मैंने नहीं बताया आप बता रहे हो, बताओ, सोचो। वेरी गुड मोहित जी, नॉइज इंडिपेंडेंट, स्टडी डिपेंडेंट, पॉल्यूशन। मानसी जी क्या हो गया, क्यों नहीं बता रहे हो, दिमाग बंद हो गया? जी सर मेरा पार हो गया, पढ़ लो, मोहित जी से ऊपर में है, उमा जी से। अच्छा, आपका भी आ गया क्या? सॉरी, देख रहा हूँ। हाँ लक्ष्मी मैडम, हाँ, उज्जई का थायराइड पर, वेरी गुड। अब मानसी जी, लक्ष्मी मैडम ने टाइप किया है उज्जई का थायराइड पर इम्पैक्ट। अब आप मुझे बताएं इस एग्जांपल में इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्या है, बताओ, उज्जई और थायराइड का में। उज्जाई जो है वो इंडिपेंडेंट है, सबको वैसे ही दिया जाता है, उससे थायराइड कम या ज्यादा हो सकता है, वो डिपेंडेंट हुआ। वेरी गुड, अब आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बाकी लोगों के एग्जाम्पल भी बड़ा अच्छा है, धोती क्रिया का एग्जाम्पल दे रही है स्वाति जी, धोती और कफ का, पित्त का, वेरी गुड। शीर्षासन और माइग्रेन का मयंक जी दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। नीरज जी, सूर्य भेदन का और कफ का, वेरी गुड। अब नए नए एग्जाम्पल आ रहे हैं, इसका मतलब आप लोगों का दिमाग काम कर रहा है। अजीत जी क्या दे रहे हैं, पानी, ऑक्सीजन, अरे वाह, आपने तो पूरी केमिकल बना दी, केमिस्ट्री याद दिला दी है। मोटापे का सूर्य नमस्कार पर, तेल,
डिपेंड, राधिका जी आप क्या बोलना चाह रहे हो, जरा बोलना। ताई डिपेंडेंट क्या है? थायराइड का भैया छोटा छोटा टाइप अच्छा करके थायराइड था, शॉर्टकट मार रहे हो, ओके बहुत थायराइड बढ़िया। डिपेंडेंट विद अब अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे बताएंगे, मैसेज करना, ठीक है? एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल्ड ग्रुप का मैसेज करना, जो मैंने नहीं बताया वो अपना दिमाग लगा के मैसेज करो। कोई भी, मैं पढ़ूंगा सबके मैसेज, सबसे अच्छा मैसेज कौन करेगा? एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल्ड ग्रुप का सोचो मैसेज, कुछ भी एग्जाम्पल सोचो सोचो सोचो। अपना दिमाग लगाओगे तो लंबे टाइम तक आपको याद रहेगा, रट्टा मारोगे तो भूल जाओगे। पूनम जी ने टाइप किया है, प्रार्थना लेंगे, एक्सपेरिमेंटल नहीं लेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पूनम जी का एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया इन्होंने, और बाकी लोग भी सोचो। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिएगा पूरा। क्वेश्चन मेरा है कि कंट्रोल्ड ग्रुप एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का एग्जाम्पल देना है। कंट्रोल मत योगा क्लास, एक्सपेरिमेंटल अयंगर योगा क्लास, कुंदन से अयंगर जी आगे बताओ, एक्सप्लेन करो थोड़ा। अयंगर में अपन ना प्रॉप्स का यूज करते हैं और आसनों पे एक्सपेरिमेंट करते हैं कि अपन इस तरह से करेंगे तो इसका ही बेनिफिट्स होगा, मतलब प्रॉप्स का यूज करते हैं। लेकिन नॉर्मल हर क्लास में देखते हैं ना अपन, बिना प्रॉप्स का रहता है कि हाँ ये आसन करना है, हमें ये पोस्चर में जाना है। एक पैटर्न हो, फिक्स होता है उसमें, उसमें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं नॉर्मल हर चीज। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया आपने, अपना दिमाग यूज किया है, इसका मतलब आपके एग्जाम्पल से पता चल रहा है मेरे को, बहुत बढ़िया। रानी जैन जी, रानी जैन जी माइक खोल के बताओ, बच्चों पर ताड़ासन का प्रभाव बताओ रानी जैन जी। सर जो बढ़ते बच्चों को अपन ताड़ासन करवाएंगे तो उन पर, उनकी हाइट पर प्रभाव पड़ेगा। जैसे हमने 1 महीने तक उन्हें ताड़ासन करवाया और ए ग्रुप को और बी ग्रुप को नहीं करवाया, तब हमने 1 माह के बाद में जब हमने दोनों में कंपेयर किया तो जो इंडिपेंडेंट ग्रुप है, जो ए ग्रुप है, उसकी हाइट में ना हमने बढ़ोतरी पाई, ग्रोथ पाई, और जो कंट्रोल ग्रुप है उसमें हमने ग्रोथ नहीं पाया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट में पूछता हूँ पूजा देवी जी से, आपने लिखा है कि भजन संध्या, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए इसको। सर एक्चुअली मैंने मेंशन मैं यहाँ पे करना चाह रही हूँ कि जैसे भजन संध्या ग्रुप को अगर हम करते हैं, वो एक्सपेरिमेंटल हम ग्रुप बना के चलेंगे, उसमें हम भजन के टाइप्स हम ऐड ऑन करेंगे। जैसे हमारा ओम से रिलेटेड भी भजन, बहुत सारे स्पिरिचुअल जितने भी भजन होंगे। बाकी जो हमारा दूसरा ग्रुप होगा उसको हम भजन नहीं करवाएंगे, बाकी सारी चीजें उनकी जो अपना रूटीन होगा वो अपना करेंगे। तो इसका तो ये बहुत बढ़िया। इसका रिजल्ट हम ये नहीं बता सकते इसका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा नेगेटिव, बस मैंने ग्रुप के लिए ऐसा बता दिया कि ऐसा भी हम ग्रुप अपना हाँ एक्सपेरिमेंट वो कर बाद में सकते आएगा, रिजल्ट तो जब करवाया जाएगा। लेकिन हैं। हाइपोथेसिस क्या होगी, चलो यहाँ पे हाइपोथेसिस का क्वेश्चन भी पूछ लेता हूँ मैं आपसे पूजा जी। चलो मैं पूजा जी से नहीं पूछता, सेम पूजा जी का क्वेश्चन का मुझे आंसर देंगे किरण जी। पूजा जी ने जो एग्जाम्पल दिया है भजन का, अब आपकी हाइपोथेसिस क्या होगी यहाँ पे? कुछ तो सोच के किया ही होगा ना, कि ऐसे तो नहीं कुछ भी ले लिया हमने। सर भजन का मानसिक विकास होगा भजन से, ऐसा कुछ हम हाइपोथेसिस ले सकते हैं। वेरी गुड, हाँ बहुत बढ़िया। प्रॉब्लम हमें ठीक से पता नहीं है, इसमें इसलिए इस तरह आपने से ले कुछ सकते ठीक हैं। है अनुमान लगा। मोहित जी बोलो। इसमें इस तरह से ले सकते हैं कि हम जैसे 1 घंटा हम कराएंगे तो उससे इनकी पे माइंड पे या इनके मेमोरी पे कितना असर पड़ेगा या कितना ये पॉजिटिव वे में जाएंगे इनकी थिंकिंग। तो उस तरह से हम उसको हाइपोथेसिस को बना सकते हैं, घंटे के हिसाब से वेरी लेके भी इसको हाइपोथेसिस को बना हाँ, सकते हैं। और भी कई है। हम हाइपोथेसिस में पूरा प्लान करते हैं पूरा, कि हम 5 मिनट कराएंगे, 10 मिनट कराएंगे, अच्छा कौन सा भजन कराएंगे, कृष्ण जी का कराएंगे, अच्छा या फिर अपना साईं बाबा का कराएंगे, क्या कराएंगे, इनके कुछ भी हो सकता है। हम उसमें प्लान करेंगे, वो हाइपोथेसिस हो गया हमारा। बहुत बढ़िया। इसी तरीके से आप चीजों को समझ समझ के करोगे तो ज्यादा आगे तक चलोगे। रट्टा मारोगे तो ये टॉपिक ऐसा है, कुछ नहीं कर पाओगे, रट्टे वाले कभी आगे नहीं बढ़ सकते रिसर्च के टॉपिक में। ठीक है जी, मेरा क्लियर हुआ यहाँ पे।
तो अब किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकता है। और